नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव और स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं अपना बहुत ही खास प्रोग्राम पाँच का पंच। आज हम जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे आंगनबाड़ी के बारे में, हम जानेंगे एलआईसी के बारे में, थोड़ा बहुत जानेंगे इसरो के बारे में, हम जानेंगे संध्या मुखोपाध्याय या संध्या मुखर्जी के बारे में, और जानेंगे एंटी लिंचिंग के बारे में, जो एंटी लिंचिंग बिल आया उसके बारे में। तो शुरू करते हैं 15 और 16 फरवरी का कंबाइंड करंट अफेयर। आज या इस बार का थोड़ा सा अलग से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले न्यूज़ को मैं आपके सामने पेश कर देता हूं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है कि आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ उनका कुछ मांग चल रही है, बट दिल्ली गवर्नमेंट शायद नहीं सुन पा रही है। तो वो अरविंद केजरीवाल जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनके रेजिडेंस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ है, आपको न्यूज़ के बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी भी। इस न्यूज़ से बस हमें क्या सीखना है, हम जानते हैं आंगनबाड़ी के बारे में कि आंगनबाड़ी क्या है। न्यूज आपको पता चली गया होगा। तो जानते हैं आंगनबाड़ी के बारे में। आंगनबाड़ी ऐसी कौन सी संस्था है या क्या क्या चीज़ें हैं, इनमें कौन कौन से लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले आंगनबाड़ी एक तरीके का रूरल जो ग्रामीण इलाका था ना, उसके चाइल्ड केयर सेंटर के रूप में काम किया था। और ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम के तहत लागू किया गया था टू कॉम्बैट चाइल्ड हंगर एंड माल न्यूट्रिशंस। तो बच्चों में जो होता है ना कि कुपोषण की मतलब शिकायत हो जाती है, उनको सही से पोषण नहीं मिल पाता। जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं उनको एक्चुअली रूरल एरियाज़ में इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए, टैकल करने के लिए ये संस्था बनाई गई। और आंगनबाड़ी क्या होता था कि वहाँ की जो लोकल थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती थी लोग होते थे, जो कि इस तरीके से प्रसव के दौरान, मतलब जब प्रेगनेंसी या जो डिलीवरी होती है बच्चे की, बेबी की, उसके दौरान असिस्ट कर सकें डॉक्टरों को। मतलब क्योंकि डॉक्टर का और जो अपने यहाँ पे इंडिया में डॉक्टर और पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो 1:1000 के अराउंड है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए इस तरीके के आंगनबाड़ी महिलाओं का चयन किया गया था। आंगनबाड़ी एक योजना निकाली गई थी और लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे रहती हैं, तो जो कंफर्टेबल कम्युनिकेशन होता है ना वहाँ पे लोकल लोगों का, वो हो जाता है और डॉक्टर की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि बेसिक मतलब क्यों आया आंगनबाड़ी। स्टार्टेड कब हुआ था, ये 1975 में। एक चीज़ और है, इस सीरीज़ में अब हम जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के पॉइंट्स होंगे उनको मैं एक अलग कलर से दे दिया करूँगा। जैसे यहाँ येलो दिया है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये रेड कर दिया है। तो ऐसे ताकि आपको स्लाइड देखते ही पता चल जाए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है आंगनबाड़ी की जो शुरुआत हुई थी 1975 में हुई थी। फंक्शनड, ये किसके अंडर काम करता है, आंगनबाड़ी किसके अंदर काम करता है। तो कोई सोचता होगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर काम करता होगा या बहुत सारी होती हैं। तो ये चाइल्ड और वीमेन के डेवलपमेंट पर थी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड केयर के अंतर्गत काम करती है। क्योंकि एग्जाम से पूछा जा सकता है कि आंगनबाड़ी किसके अंडर काम करती है, और फिर 4 मिनिस्ट्रीज के नाम दे दिया जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ पे हो सकता है कि हमें दिक्कत आए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मिनिस्ट्री का नाम रखा। थ्रू आंगनबाड़ी सिस्टम, आपको पता है द कंट्री इज ट्राइंग टू मीट इट्स गोल ऑफ प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड एसेसिबल हेल्थ केयर। आपसे बताया ना कि डॉक्टर और जो पॉपुलेशन का रेशियो है उसको ओवरकम, स्पेसिफिकली जब लेडीज़ जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं और डिलीवरी का टाइम आता है, क्योंकि वो काफ़ी नाजुक टाइम होता है। और अगर वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं कॉप अप कर पाएगा तो जान माल की भी नुकसान की बात आ जाती है। तो लोकल पॉपुलेशन में इस तरीके से उनको हेल्प करने के लिए आंगनबाड़ी योजना को लाया गया, और इसमें फीमेल जो वर्कर्स होती हैं वो काम करती हैं। आंगनबाड़ी वर्कर, उनको एक तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग एज पर WHO जो उनके स्टैंडर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। तो ये आंगनबाड़ी के बारे में था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा LIC। अब मतलब नेक्स्ट न्यूज़ वैसे ये है कि LIC ने अभी रोड टू लॉन्च IPO। अभी आपने देखा ही होगा न्यूज़ में बताया गया है कि LIC भी अब अपना IPO करेगा। मतलब अपना जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, अपने भी जो उसके शेयर्स होते हैं वो मार्केट में उतारेगा। बाकी आपसे मैं पता ही आपको कि इसी चैनल में आपको दैनिक जागरण का डेली डिस्कशन भी होता है, तो आप वहाँ से न्यूज़ भी देख सकते हैं। बाकी ये जो न्यूज़ेज़ होती हैं उनमें से जो टॉपिक बनते हैं जिन पे हम आपको और डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं काफ़ी एक्सप्लेन वे में, इस वजह से 5 के पंच को और सही से इन्हेंस किया है। तो बात कर लेते हैं खबर की। खबर यही है कि LIC अपने IPO जारी करेगा। न्यूज़ के बारे में आपको पता होगा, इतना जान कर लेते हैं। अब हम जान लेते हैं हमारा जो टॉपिक है LIC, कि LIC क्या है और हमारे एग्जाम्स के लिए LIC से क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे हमने वो सारे फैक्ट्स रखे हैं जिससे अगर LIC का कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। मैं गारंटी तो नहीं दे रहा, बट मुझे लगता है कि अगर LIC
खुद LIC का कोई एग्ज़ाम हुआ तो मैं नहीं बता सकता, बट ओवरऑल अगर ऐसे जो बेसिक एग्ज़ाम्स होते हैं या हमारे जो बहुत सारे इस तरीके से कंपटीशन पेपर्स रहते हैं, उनमें से इससे बाहर नहीं आएगा। तो जान लेते हैं सबसे पहले LIC का फुल फॉर्म। तो LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सबको पता ही होगा। ये टोटल ओनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, याद रखना है आपको। अभी तक इसको डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, मतलब अभी इसको विनिवेश बेचा नहीं गया है। जब बेचा जाएगा तब भले ही ये प्राइवेट हो जाए, बट अभी आज 16 फरवरी तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई का। हमने आपसे पहले भी बहुत डिस्कस किया है कि जहाँ पैसे की बात आ जाए मुंबई। LIC पैसा मतलब मुंबई। RBI पैसा मतलब उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई। SEBI पैसा मतलब कहाँ इसका हेडक्वार्टर होगा? मुंबई। तो ये मतलब कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा। और हमारी जो इंडियन फिनेंशियल कैपिटल है वो भी मुंबई है, ये भी आप इंडिया की दो, हालांकि कहने को है एक, वैसे तो एक ही कैपिटल है जो कि नई दिल्ली है, बट फिनेंशियल कैपिटल हमारी मानी जाती है मुंबई। चलिए, ये तो ज्ञान की बातें हो गई। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की, कि यह एक एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो एक्ट था वो था LIC एक्ट 1956। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि LIC का निर्माण या LIC का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1956 में। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस बार IPO लॉन्च कर रहा है, बहुत बड़े डिसइन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट का। LIC से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अभी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो S सीतारमन जी हैं, इन्होंने अपने बजट में प्रपोज भी किया है कि बहुत जल्दी जो LIC है वो अपने IPO लेके आएगा, और यही खबर भी थी कि लॉन्च करने वाला है, क्योंकि अभी उन्होंने SEBI से बात की है, LIC के जो फाउंडर हैं या जो मतलब LIC के चेयरमैन हैं। प्रोडक्ट क्या क्या लॉन्च करती है LIC, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये लाइफ इंश्योरेंस देती है, मतलब इंश्योरेंस का इसका एक प्रोडक्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है कि आप इतने महीने 200 रुपये 300 रुपये पर मंथ जमा कीजिए, अगर आपको कुछ हेल्थ इशू होता है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होता है, मतलब आप 1000 रुपये या 10 लाख रुपये जमा कर दीजिए तो आपको एक टाइम पे हो जाएगा। और म्यूचुअल फंड्स भी ये कैटर करता है। तो ये इसके प्रोडक्ट थे। आई होप आपको LIC के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। बात कर लेते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ की। तो तीसरी न्यूज़ है कि इसरो ने अभी 3 सैटेलाइट जो हैं वो अर्थ के ऑर्बिट में भेजे हैं, लॉन्च किए हैं। PSLV C-52 उसका लॉन्च व्हीकल था, और इसमें बहुत मतलब 2022 का ये पहला मेडन लॉन्च था इसरो का। बहुत ज़्यादा मतलब वाहवाही मिली है, क्योंकि विदाउट एनी ग्लिचेस, मतलब बिना किसी प्रकार की परेशानी के ये तीनों सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट में जाके बढ़िया प्रिसीजनली पहुँच चुके हैं, काम भी कर रहे हैं। तो ये इस न्यूज़ थी। बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। तो टॉपिक है हमारा इसरो। यहाँ पे फिर से हम वही जानेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो हमारे आने वाले एग्जाम्स में। तो इसरो के बारे में पूरी डिटेल जो कि एग्जाम्स की ज़रूरी है वो ये रही आपके सामने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, आप समझ गए। यह एक नेशनल स्पेस एजेंसी है। तो नेशनल स्पेस एजेंसी का मतलब है कि देश की गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी है। जैसे कि जो एलन मस्क की स्पेस एक्स एक एजेंसी है, वो भी एक स्पेस एजेंसी है, वो भी स्पेस पे ही रिसर्च करती है, बट वो एलन मस्क एक इंडिविजुअल इंसान है, उनकी खुद की प्राइवेट कंपनी है। तो लेकिन जो हमारी इसरो है ये टोटली हमारी गवर्नमेंट की है। समझ में आ गया होगा आपको कि नेशनल और प्राइवेट होने का क्या मतलब है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, आपको पता ही है। नहीं पता है तो जान लीजिए। कब फॉर्मेशन हुआ था? तो 15 अगस्त जब हम आज़ाद हुए थे उसके 22 साल बाद, मतलब 1969 में इसका मतलब फॉर्मेशन हुआ था। और इसके फाउंडर जो थे वो थे विक्रम साराभाई। काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि फाउंडर कौन थे, तो विक्रम साराभाई आप बता देना। लॉन्च व्हीकल कौन कौन से थे? SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV मतलब ऑगमेंटेड, ये मतलब एक के बाद एक इनमें क्या होता रहा, इम्प्रूवमेंट आते रहे, तो उन्होंने अपना नाम चेंज करते रहे। इसके बाद PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस, वही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड GSLV Mark 13 ये क्रायो जो लाइट हमारा इंजन है, इसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। क्रायोलाइट इंजन मतलब ये होता है कि जो हमारा बेसिक ईंधन वाला इंजन होता है उससे डिफरेंट काइंड का एक इंजन है, जो थोड़ी सी ही एनर्जी से बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करके उसको बहुत तेज़ गति से भगाता है, मतलब रॉकेट को चलाता है। तो वो क्रायोलाइट इंजन होते हैं। और क्रायोलाइट इंजन जो होते हैं वो टोटली इंडिया ने खुद अपने आप डेवलप किए हैं। इसकी भी एक कहानी थी कि पहले क्रायोलाइट इंजन के लिए इंडिया ने शायद रसिया से मांगा या अमेरिका से मांगा था कि मुझे दे दो, तो वो लोग मजाक उड़ाया, किसी तरीके से दिया नहीं, मना कर दिया। तो इंडियंस ने कहा कि अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं, हम खुद ही टेक्नोलॉजी अपनी लाएंगे। और आपको पता है कि इसरो ने 104 सैटेलाइट एक साथ प्रक्षेपित करके लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है।
तो ये तो एक खबर थी, हमारा इसरो का अचीवमेंट था। बाकी अभी राइट नाउ इसके चेयरमैन एच सोमनाथ जी हैं, तो याद रखना है अभी हाल में ही एच सोमनाथ जी चेयरमैन बने हैं, तो ये डिटेल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट आज की चौथी खबर की। तो चौथी खबर क्या है, खबर ये आपके सामने रही। वो कह रहे हैं कि सिंगर संध्या मुखोपाध्याय पास्ड अवे, उनका देहांत हो गया है। ठीक है, देहांत हुआ तो क्यों ये खबर न्यूज़ में है? एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी हाल फिलहाल इनको एक अवार्ड मिलने वाला था। अवार्ड था पद्म विभूषण का, और इन्होंने लेने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सुर्खियों में आई और अभी इनका देहांत हो गया है। आइए जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो संध्या मुखोपाध्याय, इनको संध्या मुखर्जी भी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या क्या एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जा सकता है कि क्योंकि इतने बड़े क्या कहते हैं अवार्ड को लेने से इन्होंने मना कर दिया, तो पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। एक काफ़ी मतलब जटिल पर्सनालिटी हैं और अब उनका देहांत भी हो गया है, एक लेडी हैं, तो और भी क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले कि वो क्या थी, पूछा जा सकता है कि संध्या मुखोपाध्याय थी क्या? तो वो एक प्लेबैक सिंगर थी एंड म्यूजिशियन भी थी। तो याद रखना है कि प्लेबैक सिंगर थी। म्यूजिशियन तो सारे सिंगर होते ही हैं, लेकिन वो एक प्लेबैक सिंगर थी, क्योंकि 4 ऑप्शन दे दिए, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और एक्ट्रेस या सिंगर। तो आपको उसमें ध्यान रखना है कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करती है। एक चीज़ और देखिएगा कि अभी अगर एक मतलब इसमें मैं पॉलिटिकल एंगल ऐड कर रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, हालांकि सिर्फ ये मेरा खुद का एक सोच है, आप इसको मतलब तथ्य मत मानिएगा। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट अभी सेंटर में किसकी है? बीजेपी की। वेस्ट बंगाल में किसकी है? अपनी ममता बनर्जी की। तो इन दोनों में क्या है, कहीं ना कहीं मनमुटाव है। तो हम इससे भी देख सकते हैं कि अगर किस अवार्ड कौन देता है, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म अवार्ड कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको कौन मना कर सकता है? जो उनके टच में नहीं है, जो उनके विपरीत है। विपरीत कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कहाँ की है? बंगाल की। तो ये आप एनी हाउ बना सकते हैं। तो संध्या मुखोपाध्याय अभी उन्होंने इस तरीके से लेने से इनकार कर दिया है, बिलोंग करती हैं। ये सिर्फ मेरा कहानी है वेस्ट बंगाल से। आगे बात कर लेते हैं, इनको बंगा विभूषण भी मिल चुका है। बंगा विभूषण जो एक ऐसा अवार्ड है जो कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा अवार्ड है, और 2011 एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 2011 में इनको ये अवार्ड मिला था। इसके बाद इनको जीत चुकी हैं ये जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड होता है, नेशनल फिल्म अवार्ड जो होता है फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर। कब? 1970 में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्या इन्होंने, अगर क्वेश्चन बन गया कि क्या इनको ये भी अवार्ड मिला है, क्या वो बंगा विभूषण भी पा चुकी हैं, तो याद रखना है। और सबसे लास्ट में इनको गीता श्री के भी नाम से जाना जाता था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं आज के अपने दिन के आखिरी न्यूज़ की। तो आखिरी न्यूज़ है एंटी लिंचिंग बिल पास हो गया है, 4 स्टेट्स ने इसको पास कर दिया है। अब हम जानते हैं कि एंटी लिंचिंग बिल है क्या और ये क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लिंचिंग होती है वो होती क्या है। तो जनरली सबको पता ही है, अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बता देते हैं। लिंचिंग एक इस तरीके का एक्टिविटी है जो कोई ग्रुप होता है ना, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मतलब होता है विदाउट एनी निर्णय, कोई निर्णय नहीं हो। अब भीड़ को कौन निर्णय देगा? जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जगह होती है जहाँ पे अगर कोई दोषी पाया जाता है, या पुराने ज़माने में कोई दोषी पाया जा रहा है, या होता नहीं था कि जीसस को अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया, या किसी, हालांकि मैं यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीजन में नहीं जा रहा, बट होता था कि पत्थर से मार के मार देते थे या इस तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं ये था कि चलो उस टाइम का कानून था कि भाई इन्होंने गलत काम किया है, इनको पत्थर से मार दो। लिंचिंग क्या है कि कोई भी निर्णय नहीं आता गवर्नमेंट का या कोर्ट का, और किसी भी न्यायालय का, लेकिन फिर भी एक भीड़ जो होती है, ग्रुप के लोग होते हैं, ग्रुप होता है, वो वो निर्दोष है या दोषी है, वो बात की बात है, बट उस तरीके से मतलब मार देना, वो लिंचिंग है। आई होप बहुत ज़्यादा विस्तार में मैंने बता दिया। मतलब यही है कि किसी एक इंसान को भीड़ के द्वारा मार देना लिंचिंग है, बस खत्म। अब एंटी लिंचिंग का मतलब है कि इसी तरीके की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए या उसमें जो लोग लिप्त हैं, मतलब इंक्लूड हैं, उनको सजा दी जाए। समझ में आ गया एंटी लिंचिंग क्या हो सकती है? ओके। अब एंटी लिंचिंग बिल था, ये एंटी लिंचिंग बिल लाएगा कौन? यहाँ पे 2 मिनिस्ट्री आपके दिमाग में आ सकती हैं। एक वीमेन पावर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब वीमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर वो आ सकती है। दूसरा आ सकती है हमारी ह्यूमन राइट्स की, या आ सकती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो इस तरीके के जो बिल होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? वो
आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, क्योंकि ये चीज़ें होम अफेयर्स की हैं, वो किसी एक जगह से ताल्लुकात नहीं करती, वो इंटायर देश के काम आती हैं। और जब ऐसे मुद्दे जो सोशल मुद्दे होते हैं, हमारे देश के मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे उठाता है होम अफेयर हमारा, जहाँ तक सिक्योरिटी या इस तरीके की बात होती है। चलिए, कौन लाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। पार्लियामेंट ने पास कर दिया है ये बिल। किस किस नाम से था ये बिल? प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021। पनिशमेंट इसमें क्या क्या हो सकती है? 3 साल की जेल या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब या तो 3 साल, नहीं तो पूरी लाइफ टाइम। अब डिपेंड करता है कि आपने किसी बंदे की पिटाई की है तो किस लेवल तक की है। अगर वो मर गया है तो जितने भी उस लिंचिंग में लोग थे जो पकड़े जाएंगे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। फाइन भी दिया जा सकता है 1 लाख से 5 लाख तक का। किसको? कन्विक्टेड को, जिसने बेचारे ने चोट खाई है, या अगर डेथ हुई है तो उसकी फैमिली को वो पैसा दिया जा सकता है या फाइन हो सकता है। इसके बाद 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने पास किया है, उनके नाम जान लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में एंटी लिंचिंग बिल किन किन स्टेट्स ने पास किया है, और उसमें नाम दे देंगे झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, मणिपुर, वेस्ट बंगाल। तो हमें बता देना है कि उत्तराखंड ने नहीं किया। तो ये हमारे 4 राज्य हैं, झारखंड, राजस्थान, मणिपुर और वेस्ट बंगाल। तो ये था 15 और 16 का कंबाइंड करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ यहाँ तक रहने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, बिल्कुल हंसते रहिए, मस्त रहिए, और ये सीरीज़ और हम आपके साथ ऐसे ही लगे रहेंगे। बाकी एक इसके साथ लास्ट में और बोलना चाहूँगा कि मंथली शतक इस बार भी आएगा, हर बार आएगा, हर मंथ में उस मंथ के पहली या दूसरी तारीख को आपको मंथली शतक मिल जाएगा। वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारे एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद। सब खैर, अपना ख्याल रखिए।